लास्ट क्लास में हमने डायपोल के बारे में बात कर ली थी। अभी तक हम डायपोल के बारे में ये जान चुके हैं कि डायपोल हम जो है वो दो चार्जेस को बोलते हैं, एक प्लस क्यू रहता है और एक माइनस क्यू रहता है। दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम रहता है और दोनों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट की जाती है वो प्लस से बाहर की तरफ की जाती है, और जो माइनस होता है उसकी तरफ अंदर की तरफ आ रही होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हो आप। लाइंस जो है वो बाहर की तरफ जा रही होती है, इसके अंदर की तरफ जा रही होती है, जबकि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, जैसे 1 कूलम हो तो 1 कूलम ही होगा। और इसके अलावा हमने देखा था कि जो डायपोल की लेंथ होती है, डायपोल लेंथ होती है, उसे हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। 2a होती है किसी डायपोल की लेंथ। और यदि हम बात करें इस डायपोल मूवमेंट की, तो डायपोल मूवमेंट को हम लिखाते हैं p से, और वो p बराबर से होता है q इंटू 2a। 2a ये डायपोल मूवमेंट होता है। इसी के अलावा हमने देख लिया था कि किसी डायपोल के अगर अक्षीय स्थिति की बात करें, तो अक्षीय स्थिति पर अगर कोई बिंदु हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। कोई मुझे रिवाइज करवाएगा कि अगर मैं अक्षीय स्थिति की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अक्षीय स्थिति पर कितनी होती है, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो बहुत अच्छा बात है, ये तो होगी। इसके अलावा कोई मुझे याद दिलाना चाहेगा इसके अलावा क्या टर्म आई थी, हमें आखिरी वाली टर्म बोलना है आपको, जो जिसमें आर अपन ने ग्रेटर 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 देन लिया था ए से। कोई बता सकता है अक्षीय स्थिति के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आया था? 2p r/r³। 2p/r/r³। बहुत सही। ये हमारे लिए आया था अक्षीय स्थिति के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। और अगर मुझे ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी में चाहिए होता तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म के फॉर्म में मूवमेंट को जो है वो वेक्टर में कन्वर्ट कर देता। बिल्कुल 2p/r/r³ कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? आर क्यों नहीं है, आर प्लस ए है। प्रेरणा आप उसके लिए बोल रहे हो जब नॉर्मल कंडीशन के लिए आया था। मैं बता रहा हूँ आर बड़ा 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 हो ए के लिए आखिरी में जो टर्म आई थी वो बोल रहा हूँ मैं। तो ए तो आएगा ही नहीं, जाहिर सी बात है फिर। भैया ऊपर आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा ऊपर। हाँ ऊपर आर नहीं आएगा। 2p/r³, बिल्कुल सही। अगर उसके बाद हमने बात करी थी, अगर कोई डायपोल है यहाँ पर और डायपोल की अगर अक्षीय निरक्षीय स्थिति की बात करूँ मैं, निरक्षीय स्थिति मतलब कि ये डायपोल की लेंथ है और इससे कोई इस लेंथ से r दूरी पर कोई बिंदु P है यदि, तो निरक्षीय स्थिति इसको बोलेंगे। और निरक्षीय स्थिति पर पॉइंट कहीं से कहीं पर भी हो, उस कंडीशन में हमको जो है वो अगर ज्ञात करना हो कि एक पॉइंट कहाँ पर है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया था कि परपेंडिकुलर पर कोई पॉइंट P है ना, और इसका डायपोल मोमेंट भी P माना था। तो यदि इसके लिए मैं बात करूं, इसके लिए जो फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो आप मुझे बता सकते हो वो कितना आया था? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि हमने आखिरी क्लास में फाइंड करी थी किसी निरक्षीय स्थिति के लिए, वो आया था 1/4πε0। इसके बाद बोलो। देखना पड़ रहा है क्या? फिर रिवीजन क्या है वो किस बात का? देखना पड़ रहा है तो फिर क्या मतलब का? और कोई? p/r³। 2p/r³। और कोई? पवन, ऋषि? अगर निरक्षीय स्थिति के लिए बात करूं तो मैं डेरिवेशन में 4πε0 के बाद क्या आता है? नहीं याद है? कोई कुछ बोलेगा? नहीं बोलना चाह रहे? चलो बहुत अच्छा रिवीजन किया आपने। इसके बाद आएगा आपका p/r³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है निरक्षीय स्थिति पर किसी पॉइंट के द्वारा। तो इन दोनों फॉर्मूले का हमको यूज करना पड़ेगा आज। आज जो हम देखने वाले हैं, क्या हुआ?
आज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं, मैं बता दे रहा हूँ पहले, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, इनके बिना आज काम नहीं चल पाएगा आपका। और अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों के फॉर्मूले यूज करेंगे, तो कृपया कर अभी याद कर लेना। 2p/r⁴ ये अक्षीय स्थिति के लिए था, और p/r⁴ केवल ये था निरक्षीय स्थिति के लिए। तो यदि आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं यदि कोई डाइपोल है, यदि कोई डाइपोल है, मान लीजिए +q और -q अगर यहाँ पर बन रहे हैं, +q और -q यहाँ पर यदि बन रहे हैं, तो यदि हम बात करें, अभी तो हमने बात कर ली थी कि इसकी अक्षीय स्थिति पे क्या होगा, निरक्षीय स्थिति पे क्या होगा। अगर हम बात करें पॉइंट कहीं पर भी है स्पेस में, इस डायपोल से कुछ दूरी पर, इस डायपोल से कुछ दूरी पर पॉइंट कहीं पर भी है, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो स्पेस में, कहीं पर हो, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था या फिर पॉइंट यहाँ पर हो, इसके एक्सिस पर हो, इस साइड या इस साइड, या फिर हम बोल रहे थे इधर हो, या फिर इसकी इसी के जो है वो कहीं पर संरेखी, मतलब इसी के पथ पर हो, मतलब इसके परपेंडिकुलर हो बस, है ना, इसके परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर होगा तो भी इसके परपेंडिकुलर ही होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो इसके परपेंडिकुलर देखा था हमने, डायपोल के परपेंडिकुलर। अब ये कंडीशन हमने हटा दी है, अब हम बोल रहे हैं कि डायपोल में वो बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ना। तो हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो यही से करते हैं, शुरुआत में सबसे पहले तो हम डायपोल बना लेते हैं ताकि इसका डायग्राम आपको क्लियर हो जाए, डायग्राम कैसा बनने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक डायपोल बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक चार्ज लिया जो कि है कौन सा चार्ज, +q चार्ज, +q भी ले सकता हूँ मैं, -q भी ले सकता हूँ, हमारे ऊपर है। तो नॉर्मली मैं इस साइड हमेशा -q लेता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए अभी भी मैं इस साइड -q ले रहा हूँ। और यदि मैं इस साइड लेने की बात करूँ तो इस साइड जो है वो मैं +q चार्ज ले रहा हूँ। कौन सा, +q चार्ज। तो ये एक डायपोल की कंडीशन हो जाएगी, द्विध्रुव की कंडीशन हो जाएगी, दो ध्रुव बना रहा होगा यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी, वो दूरी कितनी होने वाली है, वो दूरी होने वाली है 2a। टोटल दूरी कितनी हो जाने वाली है 2a। इसका सेंटर पॉइंट से, इसका सेंटर पॉइंट मान लिया कुछ भी इसका सेंटर पॉइंट है, यदि इसका सेंटर पॉइंट से ये वाली दूरी कितनी हो जाने वाली है, a हो जाने वाली है, ये वाली दूरी भी a हो जाने वाली है। हालांकि इसका यूज हम यहाँ पर हमको करना नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं, हम बोल रहे हैं कि अब इन डायपोल के कारण से इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। आप इस पॉइंट को कुछ भी मान सकते हो, पी भी मान सकते हो, है ना, लेकिन मैं कंफ्यूजन के लिए अभी कुछ नहीं मान रहा हूँ। तो इस पॉइंट पर क्या करना है, मान लेना है हमको कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इस परीक्षण आवेश पर जो है इस डायपोल के कारण से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रभावित करेगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो हमें फाइंड करना है ना। अभी कितना चार्ज रखा हुआ हम अभी बिल्कुल नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ, अगर हम इसका फोर्स ज्ञात करना है तो हम मानेंगे कि यहाँ पर +q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है ना। हमेशा धनावेश माना जाता है परीक्षण आवेश, अगर उसको रखेंगे तो ये दोनों कैसे बिहेव करेंगे, इसके लिए हम मान रहे हैं, है ना। तो हम शुरुआत इसकी कैसे करते हैं, डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो इस दूरी को हम मान लेंगे कि ये डिस्टेंस जो है वो r है, ये डिस्टेंस जो है वो r हमको सपोज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीजें अपन को मानना पड़ेंगी। तो यहाँ से इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, और हम ये मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये थीटा बन रहा है ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली है, वो बात ये है कि हम डायपोल मूवमेंट की बात करें तो आप जानते हो कि डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसको हम कैसे दिखाते हैं, माइनस से प्लस की तरफ दिखाते हैं, फिजिक्स में दिखाते हैं कि नहीं। ये डायपोल मूवमेंट है जिसको हम p से दिखाते हैं, डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम वेक्टर की तरह इस तरह से दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर पूरा ना बनाऊं, केवल इतना बना दो, इधर से लेकर इधर तक बना दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक डायपोल मूवमेंट को इस वेक्टर की तरह हम दिखा सकते हैं। इसकी माइनस से प्लस की डायरेक्शन में होता है वो, ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। यदि मुझे इसे दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है मतलब कि मुझे इसे घटकों में विभाजित करना है, तो मुझे यहाँ पर दो घटक मिल जाएंगे इसके। पहला घटक जो होगा वो इस लाइन की दिशा में होगा, जो कि ऊर्ध्वाधर घटक होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और जो दूसरा घटक होगा वो हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में होगा, और वो दूसरा घटक होगा। अच्छा, ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक को हम किसके नाम से जानते हैं, हम इसको लिखते हैं जो अपना रिजल्टेंट रहता है उसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं किसके साथ, लास्ट क्लास में देखा था अपन ने, ऊर्ध्वाधर घटक का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करते हैं बताओ। यहाँ पर थीटा है, इसको निकालना आ जाएगा आपको, कैसे निकालेंगे, चलो देख लो। ये यहाँ पर इस कंडीशन की बात हो रही है, ये वाला जो है वो रेड वाला है, ये P है। हमको जो है वो येलो वाले जो है दोनों फाइंड करना है, ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, ये क्षैतिज हो जाएगा,
दो घटक फाइंड करना है। थीटा यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा यहाँ पर ये वाला बन रहा है, थीटा ये बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला जो नीचे वाला वेक्टर है इसको अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस वाले वेक्टर को। इसको जैसे ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, मतलब नीचे जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हमको ये वाला अगर फाइंड करना है, यहाँ पर जो है वो हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमको कौन सा ये वाला फाइंड करना है जिसको क्या बोल रहे हैं हम, वर्टिकल बोल रहे हैं। यदि ये इसके केस में ये वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा और ये वाला जो है वो वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल मतलब कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या लगाते हैं, आधार आना चाहिए। आधार किस में आता है, कॉस में आता है। इसको लिखेंगे हम कॉस, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है मतलब ये वाला, ये वाले को लिखेंगे हम पी साइन थीटा। देखो थीटा यहाँ पर बदल गया है, लास्ट क्लास में मैंने थीटा यहाँ पर लिया था, इसके कारण से कॉस नीचे आ रहा था, ये यहाँ पर आ रहा था, थीटा यहाँ पर आ गया है। अब तो मैंने क्या करा, इस वेक्टर क्वांटिटी को थोड़ा सा ऊपर ट्रांसफर कर दिया और इस वाले त्रिभुज के लिए जो है वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक निकाले। क्षैतिज यानी कि ये वाला अब आधार बन जाएगा। आधार कौन से फॉर्मूले में आता है, कॉस फॉर्मूले में आता है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, पी कॉस थीटा। और ये वर्टिकल फॉर्म, ये वाला जो वर्टिकल फॉर्म है उसको बोलेंगे पी साइन थीटा। लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम। किसी को समझ में नहीं आया तो अभी बोलो ये कैसे आए हैं, मैं अभी भी समझा दूंगा। फिर मैं बिल्कुल बिना कोई झिझक के समझा दूंगा, आप केवल बोलो नहीं समझ में आया भैया। पी कॉस थीटा पी साइन थीटा कैसे आए हैं वो नहीं समझ में आया तो पूछ लो अभी। सभी को आ गए हैं? भैया मेरे को नहीं आया। और कोई अगर नहीं आया है घटकों में विभाजित करना तो मैं लास्ट क्लास का फिर से रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, एक बार फिर से देख लो घटकों में विभाजित कैसे करते हैं। इस टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक वेक्टर जो है हमें रिजल्टेंट यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, लाइन थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ मैं। ये हमें रिजल्टेंट दिया हुआ है। रिजल्टेंट मतलब कि मान लीजिए ये वाला जो वेक्टर है हमको रिजल्टेंट दिया हुआ, तो मान लिया उसका मैग्नीट्यूड क्या है, आर वेक्टर दिया हुआ है। हमको क्या करना है, ये ओवरऑल हमको रिजल्टेंट दिया हुआ है। नॉर्मली रिजल्टेंट नहीं दिया रहता। हम वेक्टर में कैसे पढ़ते हैं, हम वेक्टर में ऐसे पढ़ते हैं, हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये वेक्टर दिया हुआ है मान लीजिए, और एक और वेक्टर दिया हुआ है ये वाला वेक्टर। क्या ये अभी वेक्टर है, नहीं है, है ना। ये दोनों वेक्टर नहीं, वेक्टर कब कहलाएंगे, जब इनके हम कैप बना देंगे। ये एक दो वेक्टर दिए हुए हैं, मान लीजिए कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर मान लीजिए इसको, इसको बी वेक्टर मान लीजिए, कुछ भी वेक्टर है ना। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के कारण से जो परिणामी निकालेंगे, परिणामी कैसे निकालते हैं, तो परिणामी हम क्या करते हैं, या तो इस वेक्टर को जो दूसरा वाला वेक्टर है इसको इसके सिर पे रख देंगे, या फिर जो ये वाला है, ये वाला है, इसको खिसका के हम इधर कर देंगे। और हमने वेक्टर में पढ़ा है कि जो वेक्टर होता है, ये जैसे वेक्टर है, इसको पैरेलली खसकाया जा सकता है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी। पैरेलली मतलब कि इस वाला जो, ये वाला जो वेक्टर है, इसको मैं यहाँ से खिसका के ऊपर की तरफ ले जा सकता हूँ, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको जो है वो नीचे वाला जो है इसको पैरेलली खिसकाऊंगा। पैरेलली खिसकाऊंगा तो ये यहाँ पर कहीं आ जाएगा, इसके सिर पर लगाना है मुझे, यहाँ पर कहीं आ जाएगा। ये क्या करा मैंने, बी वेक्टर को पैरेलली खिसका दिया, बस और कुछ नहीं करा। तो बी वेक्टर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जो पहला वाला वेक्टर था ए वेक्टर, उसकी पूंछ से बी वेक्टर के सिर तक एक जो है वो लाइन खींच दूंगा, एक वेक्टर और खींच दूंगा। ये जो वेक्टर होगा जो इसकी ए की पूंछ से आया है, जो ए की पूंछ से आया है और बी की सिर तक गया है, इस वेक्टर को मैं बोलूंगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए और बी। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा। कौन से वेक्टर का, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का। ये अपन ने सदिश में पढ़ा था। ये तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से प्रेरणा। प्रेरणा हो, साउंड नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो दो वेक्टर हैं, आपको अभी माइक खोलना नहीं आया क्या, अब तो आ जाना चाहिए यार। आया। हाँ ये क्लियर है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये रिजल्टेंट दिया हमको, जो है दो वेक्टर दिए हुए थे, ए वेक्टर दिया हुआ था और बी वेक्टर दिया हुआ था, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ था, हमने इसका परिणामी निकाली। अब इसका उल्टा हो रहा है। इसका उल्टा कैसे हो रहा है, हमको जो है वो परिणामी दे दिया है, हमको जो है
वो परिणामी दे दिया है कि परिणामी भैया इस डायरेक्शन में है आपका, ये जो है वो आर वेक्टर दिया हुआ है। आप इसके हमको ये बताओ कि वो जो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब कि ऊपर वाला, और जो क्षैतिज होगा वो नीचे वाला, वो घटक कौन से होगा, मतलब वेक्टर ए और बी क्या होंगे, इसमें हमको ये फाइंड करना है। तो इसको जब हम फाइंड करते हैं तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, इसकी पूंछ से हम जो है रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगुलर मतलब कि ऐसा आयत बनाते हैं, सीधी लाइन में ऐसा आयत बनाते हैं। ये इधर तक आ रहा होगा, यहाँ से हम मैच करेंगे, ये ऐसा ऐसा कुछ है ना, तिरछी लाइन हो रही है, तो अभी अपन को इसको थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा। आप चाहो तो उल्टा भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से शुरू कर दो, लेकिन वो बात तो वही हो जाएगी कि आपको यहाँ से लेकर एक रेक्टेंगल बनाना। थोड़ा सा ज्यादा होगा नीचे से, चलेगा, इतना समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ये स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा, लेकिन रियलिटी में ये रेक्टेंगुलर है, ऐसा मान के चलो। ये ऐसा कोई सर्कल बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमको वेक्टर फाइंड करना है वो कुछ इस डायरेक्शन में होंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा ये वेक्टर। कलर दूसरा ले लेता हूँ। ये नीचे वाला घटक जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा, और जो ऊपर वाला घटक होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, हमें अभी क्या पता है, हमें केवल ये पता है कि ये आर वेक्टर है, इन दोनों के मान नहीं पता। इन दोनों के मान निकालने के लिए जो है वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए थीटा कहाँ बन रहा है। तो थीटा मान लेते हैं हम, हमने मान लिया है कि जो थीटा बन रहा है वो इधर बन रहा है, थीटा यहाँ पर बन रहा है। इस थीटा के माध्यम से मैं इसके ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब कि ये, अच्छा यहाँ पर ये बात क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, जो ये वाला पहला, ये वाला जो सदिश है, ये वाला ग्रीन वाला जो सदिश है, वो यहाँ पर मैं बिल्कुल बना सकता हूँ, दोनों की वैल्यू सेम होगी। एक आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सेम टू सेम केस अगर मैं ब्लू वाले के बारे में बात करूँ तो जो नीचे वाली क्षैतिज घटक है वो इस वाले के बराबर होगा, 100% है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। तो मैं अभी ये मिटा दे रहा हूँ। ये आपको क्या हुआ, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, हमको क्या ज्ञात करना है, इसका आधार ज्ञात। यदि मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, तो मुझे इसका आधार चाहिए और लंब चाहिए, चाहिए कि नहीं। पहले यदि मैं उसके आधार की बात करूँ, आधार, तो यहाँ पर दो फॉर्मूले देखो, साइन और कॉस के, साइन और कॉस के दो फॉर्मूले देखो। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार, यही होता है ना, लंब बटे कर्ण, यही होता है कि नहीं। कर्ण तो हमें दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। साइन से हमको क्या पता चलेगा, लंब पता चलेगा, लंब, है ना। लंब मतलब कि ये वाली वैल्यू पता चलेगी हमें साइन से। और कॉस से क्या पता चलेगा, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस से हमें क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा। तो अभी मुझे क्या करना है, ब्लू वाला वेक्टर फाइंड करना है, तो मैं किस फॉर्मूले का यूज करूंगा, मैं कॉस थीटा का फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो लगाता हूँ मैं इस त्रिभुज में कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये वाले तो ये बेसिक है ना, 9th क्लास का, समझ में आ रहा होगा ये वाला कॉस थीटा। तो हम क्या लगाएंगे, हमको अभी कौन सा फाइंड करना है, हमें इसका बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। कॉस थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर से हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, यही तो हमें फाइंड करना है, हमें पता नहीं है। तो मैं इसको बोल देता हूँ, ये जो है वो क्षैतिज घटक है, हिंदी में बोल देता हूँ ये क्षैतिज घटक है ना। हमें पता नहीं है क्या है, तो हम इसको बोल देंगे क्षैतिज घटक है, यही तो हमें फाइंड करना है। तो क्षैतिज घटक बोल दिया इसको, तो मैं कॉस थीटा बराबर से क्या लिखूंगा, कॉस थीटा बराबर से लिखूंगा क्षैतिज घटक। हिंदी में हालांकि थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन ठीक है, क्षैतिज घटक डिवाइडेड बाय आधार बटे कर्ण कितना है, आर है, आर है ना। हमको क्या फाइंड करना है, हमको क्षैतिज घटक फाइंड करना है। तो क्षैतिज घटक को मैं इधर ही रहने दूं, आर को मैं क्या कर दूं, इधर पर मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। क्षैतिज घटक बराबर से क्या हो जाएगा, ये तो अब वही सिंपल सी बात हो गई ना, बराबर के इधर उधर लिख सकते हैं। चलो ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आर कॉस थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक। मतलब मेरा जो हॉरिजॉन्टल वो आएगा, घटक को अब मैं इंग्लिश में भूल गया क्या बोलते हैं, जो मेरे पास कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा वो क्या होगा, आर कॉस थीटा। सेम केस यदि मैं साइन थीटा के लिए बात करूं, तो साइन थीटा के लिए हो जाएगा, ये जो ये मतलब इसकी वैल्यू क्या है, ये वाले वेक्टर की वैल्यू क्या है जो क्षैतिज घटक लिखा था, इसकी वैल्यू, इसको मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूँ, इसकी जगह में लिख सकता हूँ क्या, आर कॉस थीटा। मतलब मुझे नीचे वाले वेक्टर की वैल्यू पता चल गई, कितनी हो जाती है, आर कॉस थीटा। ऐसे ही मुझे ये वाला भी पता करना है कि ये वाला क्या होगा। तो अब ये वाला जो सदिश है वो इस त्रिभुज में तो है नहीं, लेकिन इसके जैसा ये वाला हिस्सा है जो इसमें है। मैं अगर लंब फाइंड कर लूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपल वैसी टेक्निक से हम जैसे ज्ञात करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर। तो साइन थीटा बराबर से हो जाएगा, साइन थीटा बराबर से हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू हमको फाइंड करना है, जो कि क्या है हमारा
वर्टिकल कंपोनेंट है तो वर्टिकल कंपोनेंट BC लिख दिया हमने, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय परिणामी हो जाए कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या है आर है ना, आर रख देंगे। हमें क्या पता करना है, वर्टिकल कंपोनेंट पता करना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक याद करना है, तो वो कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा है ना। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा। अब देखना यहाँ पर मामला क्या है, यहाँ पर झोल ये है कि अभी थीटा नीचे बन रहा था, अभी थीटा कहाँ बन रहा था, नीचे बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर थीटा बन रहा था। लेकिन यदि अब मैं इस थीटा की वैल्यू चेंज कर दूं, इस थीटा को यहाँ की जगह यहाँ लिख दूं, तो देखिए थोड़ा सा मामला कैसे चेंज होता है। मैं अभी भी रिजल्टेंट जो है वो ऐसे ही बना हुआ है जैसा पहले था, रिजल्टेंट अभी भी जो है वो आर ऐसा कैसे ही बना हुआ है ना। इसका मैंने क्या करा, इसका नीचे वाला घटक ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा है, मैं त्रिभुज नहीं बना रहा हूँ, अब थोड़ा सा समझदार हो आप, है ना। और ये ऊपर वाला कंपोनेंट ऐसा है, सीधी रेखाएं, आप समझ सकते हो, भावनाओं को समझो। अब थीटा कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है थीटा, पहले थीटा नीचे था, अब थीटा कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है। तो अब यहाँ पर हम इस त्रिभुज की बात नहीं कर सकते, अब हमें किस त्रिभुज की बात करना पड़ेगी, हमें जो है वो इस वाले त्रिभुज की बात करना पड़ेगी अब, है ना, इस वाले त्रिभुज ट्रायंगल की बात करना पड़ेगी। अभी भी क्या है, ये वाला जो ब्लू वाला वेक्टर है वो इसके बराबर होगा, आया थे इसलिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ये वाला वेक्टर इसके बराबर होगा, और ये वाला वेक्टर जो है वो इसके बराबर होगा। बिल्कुल, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन अब त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, और जब त्रिभुज ये वाला हो जाएगा तो इसको आप रोटेट करके देखो, इस साइड से देखो, इस साइड से देखोगे तो थीटा जिसके साथ कोण बनाता है ये क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। ये वाली लाइन जो है इसकी आधार हो जाएगी, जबकि पहले आधार क्या था, ये वाला था, है ना। अब आधार ये हो जाएगा और लंब ये वाला हो जाएगा। तो अब इस केस में यदि मुझे इसके कंपोनेंट निकालना है, तो आपको पता है आधार यहाँ पर निकाला था अपन ने, तो किसका फॉर्मूला यूज किया था, कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज किया था। यहाँ पर भी हमको आधार निकालना है, यहाँ पर हमको आधार निकालना है, ये वाला निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो कॉस थीटा बराबर से आधार बटे कर्ण, आधार हमको पता नहीं है, आधार ही तो पता करना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, क्षैतिज घटक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, HC, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यही हमको फाइंड करना है। नीचे रिजल्टेंट क्या है, आर हो जाएगा। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर से क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। मतलब कि मैं आधार ये वाला कंपोनेंट को क्या लिख सकता हूँ, ये वाले कंपोनेंट को लिख सकता हूँ मैं, आधार को हटा देता हूँ यहाँ से ताकि कंफ्यूजन ना हो। हॉरिजॉन ये वाला जो हमारा कंपोनेंट आएगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ आर कॉस थीटा। अभी ब्लू वाला वेक्टर बचा हुआ है, ब्लू वाला वेक्टर, है ना, तो वो ब्लू वाला वेक्टर किसके बराबर होगा, इस वाले के वेक्टर के बराबर होगा, ऊपर वाले के बराबर। तो ये वाला ब्लू तो इस ट्रायंगल में आ नहीं रहा है ना, ये वाला जो ब्लू है वो इस ट्रायंगल के आ नहीं रहा, दूसरे ट्रायंगल में आ रहा है। लेकिन इसके जैसा ये वाला कंपोनेंट है ना, इसको ले सकते हैं हम, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्या आएगी, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, है ना। यहाँ पर भी सेम केस हो रहा है। हाँ, ये जरूर है, आप यहाँ पर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये 90 डिग्री का कैसे बन रहा है, भैया ये 90 डिग्री का कोण तो बन नहीं रहा है यहाँ पर, तो 90 डिग्री की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या करा मैंने, यहाँ पर मुझे जो ये P वेक्टर दिया हुआ था, यहाँ पर यदि मैं बात करूं, ये जो रेड वाला P वेक्टर दिया हुआ था, ये जो था रिजल्टेंट था, ये रिजल्टेंट था, है ना, इसका नाम क्या था, P था, जो नीचे लिखा हुआ है, ये रिजल्टेंट था। अब मेरे को इसको दो घटकों में तोड़ना है। घटकों में तोड़ने के लिए मैंने क्या करा, एक घटक ऊर्ध्वाधर लिया, ऊर्ध्वाधर मतलब कि ऊपर की तरफ लिया, ऊपर की तरफ लिया, उसको नाम मैंने अभी कुछ नहीं दिया, उसके साथ थीटा एंगल बन रहा है, ये वाला जरूर है। और जो नीचे वाला जो इस साइड लिया एक घटक, उसको भी इस डायरेक्शन में ले लिया, है ना। मैंने क्या करा, दोनों इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल है, एक घटक और दूसरे घटक के बीच में। तो यहाँ पर भी देखो, एक घटक, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बीच क्या है, 90 डिग्री का अंतर है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर में 90 डिग्री का अंतर है। अच्छा, ये वाला कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा, ये येलो वाला ऊर्ध्वाधर घटक होगा, है ना। सेम केस यहाँ पर देखो, ऊर्ध्वाधर वाला घटक, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए हमारे पास क्या है, आर कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट क्या था, आर था, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट क्या है, यहाँ पर रिजल्टेंट पी है। इसका वैल्यू ऊर्ध्वाधर घटक के लिए क्या जाएगी, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। अच्छा, नीचे वाले के लिए क्या आ जाएगा, नीचे वाले के लिए आ जाएगा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। अब क्लियर हुआ, समझ में आया।
कि घटक कैसे फाइंड किए प्रेरणा? बाकी बच्चों ने बहुत सारों ने हाँ बोला, भैया। आ गया ना आप? हाँ। चलो ठीक है। तो ये अपना अभी शुरुआती काम हुआ, ये आपका 11 का पाप था, पिछली बार पिछली क्लास में भी धोया था, अभी फिर से धोया है। जिन बच्चों का अभी भी नहीं धुला हुआ है तो बेटा आपको ये पाप के साथ ही जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें। हमने क्या करा अभी तक, हमारी कंडीशन क्या हुई, हमने एक डायपोल लिया माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज वाला, उससे r डिस्टेंस पर कोई बिंदु पर, कोई भी बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, उस साइड भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, r बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमने क्या करा, हम देखो इसकी अप्रोच कैसे चलेगी, हम इसकी अप्रोच ऐसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने ये वाला जो मूवमेंट दिया हुआ था ना हमको, मूवमेंट मतलब ये इसका वो दिया हुआ था डायपोल मूवमेंट, हमको p दिया हुआ था, इसको हमने दो भाग में बांट लिया। अब यहाँ पर हमको एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है, जैसे यहाँ पर एक डायपोल बन रहा था माइनस क्यू प्लस क्यू, वैसे ही जो हमारा पी कॉस थीटा है और ये जो पी साइन थीटा है, इसी की डायरेक्शन में हमें दो डायपोल और अज्यूम करना है। तो जाहिर सी बात है एज्यूम करना है तो हमको जो है वो थोड़ा सा मामला टिपिकल होगा। मैं इसको क्या करता हूँ, कलर दूसरा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैंने एक डायपोल इसी सेम डायरेक्ट, जैसा ये डायपोल है ना, कौन सा, ये वाला जो सेट है, ये प्लस माइनस क्यू वाला सेट है, इसी तरह के दो डायपोल को एज्यूम कर लिया है ना। तो वो दो डायपोल जो है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर है वो एक डायपोल, मतलब ऐसा डायपोल बन रहा है कोई, ठीक, एक डायपोल इस डायरेक्शन में बन रहा है और एक और डायपोल बन रहा है, उसकी डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, जो ये पी साइन थीटा वाला वेक्टर है ना, इस डायरेक्शन में। मैंने दो डायपोल अज्यूम कर दिए, मान लिए, है ना। इसको मानने का रीजन क्या है, मानने का रीजन ये है, हमारे पास अभी दो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, हमको उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है ना। ये अब यहाँ पर देखो, यदि मुझे इस पॉइंट की अक्षीय स्थिति देखो, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, मैंने ये वाला जो डायपोल माना है, ये वाला जो डायपोल माना है, ये वाला जो डायपोल दिख रहा है आपको, इस डायपोल के कारण ये किस स्थिति में, इसकी अक्षीय स्थिति में है कि नहीं है। ये वाले डायपोल के कारण से ये वाला पॉइंट किस कारण से, अक्षीय स्थिति में। और एक और चीज देखो, ये वाला जो ब्लू कलर का डायपोल है, जो ब्लू कलर का डायपोल है, ये जो ब्लू कलर का डायपोल है, इस डायपोल से ये वाला पॉइंट जो है वो निरक्षीय स्थिति पे, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। हालांकि आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा 3D में इमेजिन करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले डायपोल जो हमने माना हुआ है इसकी निरक्षीय स्थिति पर है, मतलब ये वाला पॉइंट इस वाले की अक्षीय स्थिति पर, ये वो जो ईट कलर का इसकी अक्षीय स्थिति पर, और इसकी जो है वो निरक्षीय स्थिति पर है। अगर हम इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर निकाल लें, इस पॉइंट पर, इस डायपोल के कारण से और इस डायपोल के कारण से, मतलब दो डायपोल, मतलब इसके कारण से और इसके कारण से, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें, क्योंकि हमको पता है ये वाला डायपोल इसके अक्षीय स्थिति पर है, तो हमको पता है अक्षीय स्थिति के लिए भी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ब्लू वाला जो है इसके निरक्षीय स्थिति पर है, 90 डिग्री पर है, तो हमें वो भी पता है कि 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। दोनों ही केस हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो, इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे, है ना, मान लीजिए कि ये वाला जो ईट कलर का जो डायपोल है वो इसको इस तरफ इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा है, उसकी वैल्यू मान ली मैंने E1 है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E1 है। अच्छा, और आप ये भी जानते हो कि जब निरक्षीय स्थिति होती है तो डायपोल मूवमेंट की तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इस डायरेक्शन में होती है, और वो मैंने मान लिया E2 है ना। आपको पता है ये चीज, मेरे ख्याल से पिछली क्लास में देखी थी अपन ने, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो ये जो है वो E2 है, तो E1 और E2 को अगर हम जोड़ देंगे, E1 और E2 को यदि हम जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगी, जो कि किसके द्वारा बन रही होगी, हमारे रियल डायपोल के कारण बन रही होगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो रियल डायपोल है उसको हम दो भागों में तोड़ ले रहे हैं, दो इमेजिनरी डायपोल में तोड़ ले रहे हैं, किसके लिए, किसी भी पॉइंट के पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए। जब हमने किसी अपने मेन डायपोल को दो डायपोलों में तोड़ लिया, है ना, तो वो दो डायपोलों में तोड़ने के लिए रीजन क्या है, जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट एक डायपोल की अक्षीय स्थिति में होगा और दूसरे डायपोल के लिए निरक्षीय स्थिति में होगा, और हम दोनों ही अक्षीय और निरक्षीय स्थिति की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जोड़ देंगे
और जो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चलेगी वो हमारे रियल डायपोल के कारण से होगी। क्लियर हुआ हम कैसे, हमारी अप्रोच क्लियर हुई हम कैसे करने वाले हैं इसको सॉल्व। हम नॉर्मल वाला हमारा डायपोल है उसके लिए दो डायपोल इमेजिन कर लेंगे किसी पॉइंट के लिए, तो ये वाला जो डायपोल होगा और जो हमने इमेजिन किया होगा ये वाला पॉइंट उसके एक पर अक्षीय स्थिति में होगा और दूसरे डायपोल के लिए निरक्षीय स्थिति में होगा, है ना। और दोनों ही के बारे में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता होती है कि हमने दो फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं, उन दोनों का हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाने वाली है, हमें पता चल जाने वाला है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारी अप्रोच होने वाली है, ऐसा कुछ हम सॉल्व करने वाले हैं। तो डायग्राम यहाँ तक बिल्कुल सही है, यहाँ तक अच्छा। इसका जो दो वेक्टर क्वांटिटी है दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं हम, अभी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। यदि ये दोनों मैग्नीट्यूड है वेक्टर लगाना पड़ेगा आपको, जाहिर सी बात है। इसका अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो वो किसी इस डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल इस डायरेक्शन में आएगा। यही जो है ये जो इस डायरेक्शन में आ रहा है ना बीच में, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, किसके कारण से, जो हमारा रियल डायपोल है उसके कारण से। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी थोड़ी सी, सॉल्व करते हैं धीरे धीरे और समझ में आने लगेगी। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा जो ओवरऑल फॉर्मूला बन रहा है वो हमको क्या ज्ञात करना है, वो हमको ये ज्ञात करना है जो इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है, ई वेक्टर जो बन रही है मतलब मेन डायपोल के कारण से, वो किन दोनों का मिक्सचर है, वो है अक्षीय स्थिति की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, अक्षीय स्थिति की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड प्लस निरक्षीय स्थिति की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बराबर हो रही है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर के बारे में बात अपन बाद में करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे, अभी मैग्नीट्यूड की बात कर लें पहले। अभी तक आपने जितने भी न्यूमेरिकल डेरिवेशन देखे आपने देखा होगा हमने केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी है, फिर उसके बाद आखिरी में उसकी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन में टफ नहीं होती, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी। तो हम क्या करेंगे, अब हमको ये तो ज्ञात करना है, तो हमें ये E1 मॉड और E2 मॉड वेक्टर ऑफ E2 मॉड मतलब दोनों की जो है वो मैग्नीट्यूड ज्ञात होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमको जो हमने आज पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, जो पिछली दो क्लास में पढ़ रहे हैं वही लिख लेते हैं। तो मॉड ऑफ E1 मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा क्लास स्टार्ट करते समय, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अक्षीय स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है, अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कितना होता है, बोलो कोई तो यार, आप तो बोल सकते हो। 2p अपॉन r cos थीटा बाय r क्यूब। cos थीटा क्यों, cos थीटा कहाँ से आ गया, ये तो अभी पुरानी बात कर रहे हैं ना अक्षीय स्थिति के लिए, 2p/r3, बिल्कुल ये वाला होता है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें E2 की, जो कि क्या है, निरक्षीय स्थिति है, E2 जो है वो निरक्षीय स्थिति है, वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका क्या होता है P अपॉन R क्यूब। चल कशिश ने आंसर दिया, मतलब सच में समझ में आया होगा। P/r3 कुछ नहीं करेंगे अपन, इन दोनों की वैल्यू काय में पुट कर देना है, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। आप इनको नाम दे सकते हो बिल्कुल, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देना, इसको हाँ ये सेकंड वाले में शायद माइनस भी आता है। हाँ बात तो सही है, डाउट बिल्कुल सही है। इस केस में जो है वो माइनस भी आता है, लेकिन जो माइनस आता है वो शायद आप भूल रहे हो, मैंने वेक्टर के लिए बोला था। जब उसकी वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं अपन, डायरेक्शन लिख रहे होते हैं, तब माइनस आता है, जबकि हम यहाँ पर केवल और केवल क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम माइनस नहीं लगा रहे। आपका डाउट बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल वाजिब है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत इतना भी याद होगा कि हम जब इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो जब इसकी डायरेक्शन पता करते हैं हम, तो डायरेक्शन पता करने के लिए मैंने बताया था कि इसके ऊपर चिन्ह लगा दोगे ये और आगे लगा दोगे माइनस। क्यों, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की ओर आ रही होती है, जबकि आइडियल में क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ। इसलिए जबकि यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसके कारण से यहाँ पर माइनस नहीं लगाया। तो मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो, है ना, सही लिख रहे हैं अपन। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3 नाम दे सकते हो। 2 और 3 की वैल्यू काय में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो। तो अपन करते हैं वैल्यू पुट। ई वेक्टर की अगर हम बात करें, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम ज्ञात कर रहे हैं
तो E1 का जो मान है वो रखेंगे। अब यहाँ पर देखो बस अभी ये जो फिजिक्स की बात थी वो खत्म हो जाएगी, अब यहाँ पर मैथ शुरू होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। 2p डिवाइडेड बाय r³ प्लस करेंगे E2 का मान कितना है 1/4πε0, और ये हो जाएगा p/r³। अपन मैथ सॉल्व करते हैं ना, मैथ्स वाले बच्चों के लिए इतनी मतलब इतनी ज़्यादा मैथ्स भी नहीं है कि बायो वाले बच्चे कर नहीं पाएंगे, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी बात हो रही है गड़बड़। क्या हो रही है गड़बड़? यहाँ पर देखो, क्या सच में ऐसा होगा? E1 का मान इन दोनों के मान के डिपेंड, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड, चलो मैग्नीट्यूड तो अभी भूल ही जाओ, E1 का मान हम इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, यहाँ पर यदि एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका मान 1 है और इसका मान 2 है, तो क्या इसका, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मान 3 आने वाला है? ऐसा होगा क्या? बताओ मुझे। इसका अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, ये वाला रिजल्टेंट निकाल रहा हूं यदि, तो क्या मुझे इसका मान इन दोनों का एडिशन मिलेगा? इसका मान 3 होगा क्या? बताओ मुझे, होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी ट्रायंगल से सॉल्व कर सकते हो आप इसको। कोई तो बोलो। चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो, कंटिन्यू कर रहे हैं अपन इसी चीज को। अपन ने क्या मिस्टेक करी है, क्या गलती करी है, उसको सुधार रहे हैं। एक बार कंटिन्यू करो आप, एक बार फिर से ज्वाइन